पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, देखो मान लो ये आपका डायरेक्शन दिखाने के लिए मैंने यूज किया। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर का डायरेक्शन उसको नॉर्थ लेते हैं, अपोजिट वाला साउथ हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ईस्ट और यहाँ पे हम लोग को वेस्ट कंसिडर करते हैं। ओके, अब क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तुमने लिया और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स ईस्ट, किस दिशा में प्रोजेक्ट किया था, उसको इस दिशा में फेंका था अपन ने, ये उसका डायरेक्शन था। इज डिफ्लेक्टेड नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होने लगा है, यानी कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ चार्ज, बराबर है, या यू में से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उन्होंने बोला द मैग्नेटिक फील्ड में भी, मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, ऐसा तुमको उन्होंने पूछा है। तो कौन मुझे बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है, क्यू बी वी, बराबर बच्चों। वेक्टर फॉर्म में क्या आता है, एफ बार इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार, बी हमेशा बाद में होता है, बराबर है। अब तुम्हें एफ और वी की डायरेक्शन दे दी है, उससे तुम्हें बी की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। बताओ तो इस डायग्राम में कहां पे होना चाहिए अभी तुम्हें एफ का देखो, एक तो पक्का है कि बी जो है, ये तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, वी और बी को परपेंडिकुलर होता है ना एफ। तो ये जो तुम्हारा वी है, जिस डायरेक्शन में तुमने चार्ज फेंका, इसको परपेंडिकुलर है। अब इसको परपेंडिकुलर तुम ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, या तो एक आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगा या तो इनवर्ड होगा। तो एक तो पक्का है कि आंसर तुम्हारा इनवर्ड या आउटवर्ड, इन दोनों में से एक है। टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ, ये दोनों आंसर है नहीं है। इनफैक्ट डाउनवर्ड भी आंसर नहीं आएगा, या अपवर्ड। बताओ तो ये कैसा आना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, ना ना ना, थोड़ा सोच के बताओ। बी कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि एफ ऊपर आए, वी क्रॉस बी एफ है, तो वी इंटू बी, ये ऐसा कहीं पे तो बी इधर चल जाएगा, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो है इस केस में बी कहां पे लेंगे हम लोग, टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स साउथ, अपवर्ड, डाउनवर्ड। एक्चुअली a positive charge particle projected towards east deflected towards north, ऊपर के डायरेक्शन में पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ। मुझे लगता है इसके आंसर में कुछ गड़बड़ है। ऊपर की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ, इसका मतलब अगर मैं सर्कल ही सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो सर्कुलर मोशन में ही जाता है वो, ऐसा सर्कुलर मोशन में जाएगा, तो उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द रेडिएशन टुवर्ड्स द सेंटर लाइक दिस। समथिंग इज नॉट करेक्ट इन दिस प्रॉब्लम। है तो वैसे बहुत इजी। उन्होंने क्या आंसर देके रखा, डाउनवर्ड। अब ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा अगर वी है, तो बी इंटू वी, पार्टिकल डिफ्लेक्ट यहाँ पे आना चाहिए, बाहर आना चाहिए। बी क्रॉस वी करोगे ना, तो पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये होना चाहिए। कुछ करेक्शन है इस प्रॉब्लम में, विल सी इट लेटर ऑन, बाद में देखते, थोड़ा सोचते हैं उसके ऊपर, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली लाइक, ये प्लेनर ज्योमेट्री है ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है, बराबर है कि नहीं, वो एक प्लेन से बाहर निकल, वो 3D ज्योमेट्री है। उन्होंने सारे आंसर प्लेन में देके रखे हैं।
बराबर है ना? सोचो ना, नॉर्थ डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या? तुम्हारा पार्टिकल ऐसा निकला तो ऐसा पहुंचा, बराबर है ना? अगर तुम्हारा पार्टिकल ईस्ट को जा रहा था और नॉर्थ को निकला, मतलब ये पार्टिकल इज इन दिस काइंड ऑफ मोशन। अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर से सोचो कि उसका बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ये 2D में नहीं आएगा आंसर, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये इस दिशा में जाएगा तो बेसिकली यहाँ पे आपको कहीं पे तो एक आधा सेंटर मिलेगा, वो सेंटर के ऊपर का ये फोर्स का डायरेक्शन भी मिल जाएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर वी एट एनी पॉइंट, निकाला तो ये वी का डायरेक्शन है, तो बी मस्ट बी समवेयर बाहर होना चाहिए। वी क्रॉस बी आता है ना तुम्हारा, ऐसा, सॉरी, वी क्रॉस बी ना, तो वी क्रॉस बी ये आने के लिए तुम्हारा बी का डायरेक्शन डाउनवर्ड तो चलेगा ही नहीं, ऐसा वी क्रॉस बी, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, चलो बाद में देखते हैं अपन उसको। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। A charged particle is released from rest in a region of steady uniform electric and magnetic field which are parallel to each other. The particle will move in इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। उन्होंने तुमको क्वेश्चन पूछा कि बताओ पार्टिकल कौन सी मोशन में जाएगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उसकी दिशा में लेके जाएगा या अपोजिट में लेके जाएगा? मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, या मैग्नेटिक है तो अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कल में घुमाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कौन सी होती है? सर्कुलर मोशन, बराबर है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी मोशन होती है? चार्ज पार्टिकल की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सी होती है? कुछ एंगल करेगा तो पैराबोलिक, अदरवाइज स्ट्रेट मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने मास लिया और इस मास को मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में फेंक रहा हूं, अगर मैं ऐसा फेंकूंगा तो कौन सी मोशन में जाएगा? पैराबोलिक, और ऐसा छोड़ दूंगा तो लीनियर मोशन, बराबर है कि नहीं? अब यहां पे दो चीजें एक साथ हो रही है, लीनियर भी हो रहा है, सर्कुलर भी हो रहा है। तो इमेजिन करो लीनियर मोशन की वजह से वो आगे जाएगा और सर्कुलर मोशन की वजह से जगह पे घूमेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली पार्टिकल ऐसा घूमते 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 या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा। आई थिंक मोशन मस्ट बी हेलिकल, हेलिक्स। चेक करो इसका आंसर। स्ट्रेट लाइन दिया ऐसा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक भी है ना। और चार्ज पार्टिकल, अरे रेस्ट से चालू किया है, सॉरी 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 सॉरी, इट वाज एट रेस्ट, तो इट वाज लुका हुआ था ना। मैग्नेटिक के लिए इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। मैग्नेटिक का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? Q इंटू बी इंटू वी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, तो इनिशियल मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन में जाएगा ही नहीं, इट इज इन स्ट्रेट लाइन ओनली। ऑप्शन ए ही बराबर है। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन? अ पार्टिकल with charge q move with a velocity v in a direction perpendicular to the direction of uniform electric and magnetic field E and B respectively, which are mutually perpendicular to each other. Which one of the following gives the condition for which the particle move in a undeflected in a original trajectory? बिना डिफ्लेक्ट हुए वो पार्टिकल कैसे चलता रहेगा? ये तभी होगा जब उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसको बैलेंस कर लेगा। देखो एक पार्टिकल है, वो किसी तो एक सर्टन मोशन में अभी चल रहा है, एक सर्टन डायरेक्शन में चल रहा है। तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई कर दी, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन बनाएगा? उसका वैल्यू कितना होता है? Q इंटू ई, जानते हो ना? ई का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में? F डिवाइडेड बाई Q। तो F का फॉर्मूला क्या हो गया? E इंटू Q। तो दिस इज द फोर्स पार्टिकल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो मैग्नेटिक में कितना फोर्स लगता है? Q इंटू बी इंटू वी। ओके, परपेंडिकुलर थ्रो किया हम ने। अब ऐसे दो फोर्सेस लग रहे, ये दोनों फोर्सेस मिलके अगर कुछ रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस हुआ तो पार्टिकल जिस ट्रैजेक्टरी में या जिस रास्ते से जा रहा था वो रास्ता बदल जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों फोर्स मिलके कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ, इन दोनों फोर्स की टोटल आ गई जीरो, सुन रहे हो क्या? तो पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स पहले जितना था उतना ही रहेगा। सुनो,
पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में है, किसी तो डायरेक्शन में, किसी तो पाथ पे चल रहा है। तुमने वहां पे अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड खाली प्रोड्यूस कर दी तो पार्टिकल के ऊपर इतना फोर्स रहेगा, तुमने मैग्नेटिक प्रोड्यूस कर दी तो इतना रहेगा, दोनों कर दिए तो इतने दोनों मिलके फोर्स रहेंगे। अब इमेजिन करो, मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा बच्चों, दोनों का मिल के कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उसके ऊपर आएगा। लेकिन तुम्हारी इच्छा है कि इफेक्ट हो ना, इफेक्ट तभी नहीं होगा जब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू और बैलेंस बाय फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक को कैंसिल करेगा, नेट फोर्स जीरो होगा और पार्टिकल जिस मोशन में था उसी मोशन में रहेगा। इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला बताओ Q इंटू ई, मैग्नेटिक को बताओ Q B इंटू वी, Q Q दोनों साइड से कैंसिल होना चाहिए और तुम्हारा रिलेशन आएगा E इज इक्वल टू बी इंटू वी। ओके, या V का फॉर्मूला बनाया तो दैट विल बी मस्ट सिंपली E डिवाइडेड बाय B, फिनिश। ऑप्शन ए, चेक कर लो इसका आंसर। ये समझा है कि? लेकिन क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी टफ हो जाते हैं। वो जेई में पूछा जाए या कहाँ पे पूछा जाए उसे फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो, चलो फास्ट। अ पार्टिकल चार्ज क्यू मूव इन अ वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वी बार इज इक्वल्स टू ए इंटू व्हाट, आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देके रखा है बी इंटू जे कैप प्लस सी इंटू के कैप, वेयर ए बी एंड सी कॉन्स्टेंट। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल, बताओ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ। F इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू वी, बरोबर कह रहे, वेक्टर फॉर्म में बताओ मुझे, वी बार क्रॉस बी बार, चलेगा? कोई डाउट है इसमें? अब जरा आंसर समझने की कोशिश करो, यह क्वेश्चन इतना सिंपल है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर आएगा। लक्ष्य इकडे द्या, तुम्हारा V देखो, आई कैप लिखा है, यानी V जो है वो अलग एक्स एक्सिस है। अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से ड्रॉ कर लूं, सपोज ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, मेरा जेड एक्सिस है, तुम्हारा जो V है A इंटू आई कैप लिखा है, ए उसकी मैग्नीट्यूड है, आई उसका डायरेक्शन है। आई किसके लिए यूज होता है बच्चों? एक्स एक्सिस के लिए, तो ये एक्स की डायरेक्शन में, तो दिस इज समथिंग, ये तुम्हारा वी बार हो गया, समझा? अब भी देखो जे और के लिख के रखा है, जे किसके लिए होता है? वाई के लिए, के किसके लिए होता है? और ये दोनों ही रहेंगे तो तुम्हारे लिए वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, यानी कि सिंपली वाई जेड प्लेन में है। ये जो वेक्टर है ये कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में, यानी कि ये यहाँ पे कहीं पे, तो नीचे वाले प्लेन में, पूरे फ्लैट प्लेन में, बरोबर क्या? अब मुझे बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन दिस टू? एक अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई जेड प्लेन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। कौन बताएगा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अरे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू, सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ F इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना आता है? 1। तो आपका सीधा फॉर्मूला हो गया QBV। ये समझे आपको? अब V इंटू बी, ये क्या है तुम्हारा? V की मैग्नीट्यूड, B क्या है? B की मैग्नीट्यूड, Q क्या है? Q की मैग्नीट्यूड, V की मैग्नीट्यूड बताओ कितनी है? A। और B की मैग्नीट्यूड बताओ क्या है? कैसे निकालोगे? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, बरोबर क्या? ये समझे क्या? मैग्नीट्यूड निकालने आती है ना वेक्टर की। अगर एक वेक्टर में लिख के दो आपको कि ए बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? बताओ ये क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बरोबर ना? तो यहां पे मैंने क्या लिखा है? ए की मैग्नीट्यूड, वी की मैग्नीट्यूड लिखी, एक ही नंबर है यहाँ पे, और इसकी मैग्नीट्यूड होगा ये, समझा? अब किसी को अगर ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो वो और एक काम कर सकता है, सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकता है और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले से भी आंसर निकालेगा। लेकिन एनीवे फाइनल जो आंसर आएगा उसका वापस तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो दैट विल बी कंपैरेटिवली वेरी लेंदी। ये समझा है सबको? फॉर्मूला लिखा मैंने, 90 की वैल्यू 1 हुई, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला आ गया क्यू बी वी, क्यू इंटू वी की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड। ओके, डन है? कोई डाउट है इसमें? करंट आंसर बोलो। ऑप्शन डी, आंसर चेक भी कर लो। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सलरेट। साइक्लोट्रॉन जानते हो ना, अपने बनाया?
ओके, तो ऐसे क्या थे, 2 डीज थे, यही था ना साइक्लोट्रॉन। यहाँ पे बीच में चार्ज पार्टिकल छोड़ते थे हम लोग, और फिर ऐसा गोल 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 घूम के वो हाई स्पीड से बाहर निकलता था। ओके, ओनली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। किस लिए यूज करते हैं साइक्लोट्रॉन? सिर्फ पॉजिटिव के लिए यूज करते हैं, नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, कि दोनों के लिए यूज करते हैं? जनरल नॉलेज क्वेश्चन पढ़ा है टेक्स्ट बुक में से? अरे बताओ ना, क्यों पॉजिटिव के लिए करते, नेगेटिव के लिए क्यों नहीं करते? क्या प्रॉब्लम है नेगेटिव के लिए करने के लिए? इसका आंसर यही देख के रखा होगा, ऑप्शन डी, ओनली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बराबर ना? क्यों नहीं करते नेगेटिव के लिए? सुनना चाहते हो? टेक्निकली नेगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है बताए? यहां पे तुम्हारा पार्टिकल गोल 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 सर्कल में घूमते हुए स्पाइरल हाई स्पीड में बाहर निकलता है। ये करने के लिए तुम्हारा चार्ज जितना कंट्रीब्यूट करता है उतना ही उसका मास भी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि तुम बहुत हल्के पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से स्पाइरल करके घुमा नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कभी बचपन में ऐसा करके देखा होगा, मे भी बहुत सारे बच्चों ने, कि अपन एक स्टोन लेते हैं, उसको एक रस्सी बांधते हैं, ऐसा गोल 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 घुमाते और फेंकते हैं, बहुत हाई स्पीड से जाता है। अबे हाँ या ना? अब स्टोन के बदले तुमने एक थर्मोकॉल का पीस लो, उसको बांधो और गोल गोल घुमाओ 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 घुमाओ, फेंक के देखो, कुछ नहीं होगा, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जितना चार्ज मैटर करता है उतना मास मैटर करता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल में जनरली आता है तुम्हारा बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, जिनका वजन बहुत कम होता है, और इसलिए वो बेचारा साइक्लोट्रॉन में उतने स्पीड से भाग नहीं पाता। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव पार्टिकल का चार्ज प्रॉब्लम नहीं है, उसका मास प्रॉब्लम है, और इसलिए साइक्लोट्रॉन को सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ही यूज किया जाता है। अंडरस्टूड? समझा है? नाइस। नेक्स्ट, इन साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल स्पीड अप इन डीज, डीज यानी कि ये जो 2 डीज थे ना, होप तुमको साइक्लोट्रॉन याद है। ओके, स्पीड अप इन डीज undergo acceleration all the time, slow down within the d's and speed up between the d's. Okay, speed up between the d's because of the magnetic field. स्पीड अप होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बोलो मुझे उसका स्पीड बढ़ता क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से? यहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक, मला वाटतं तुम्ही वाचलेलं सुद्धा नहीं है, यहां पे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के रखा है, अल्टरनेटिंग वाला जो उसका, और यहां पे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड लगा के रखी है भी। मैग्नेटिक फील्ड का रोल जो है ना क्यू बी वी फॉर्मूले से, वो सिर्फ उसको सर्कुलर मोशन में डालने का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उसकी पोलैरिटी बदल बदल के उसका स्पीड बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस द सर्कुलर मोशन। ओके, अब मैंने तो जो बताना वो बता दिया। अब बताओ मुझे क्या है तुम्हारा आंसर? स्पीड अप इन डीज, डीज के अंदर उसका स्पीड बढ़ता है। अंडरगो एक्सलरेशन ऑल द टाइम, हमेशा एक्सलरेशन होता है। एक्सलरेशन तो हमेशा होता है क्योंकि सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में हमेशा ही एक्सलरेशन होगा। ओके, स्लो डाउन विद इन द, स्लो डाउन तो नहीं होता डीज के अंदर। स्पीड अप बिटवीन द डीज, ये भी नहीं होता। तो क्या इसका करेक्ट आंसर चेक करो, ऑप्शन बी लिखा है क्या उन्होंने? क्योंकि ये गलत नहीं है। तुम सर्कुलर मोशन में हो तो हमेशा एक्सलरेशन होता है, दैट इज अलोंग द रेडिएशन टुवर्ड्स द सेंटर नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। क्या लिखा है ऑप्शन? अरे क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन ऑफ मास m and charge q is moving in a plane with kinetic energy E. If there exists a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the motion, the proton will move in a circular path of radius. सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? बताओ मुझे सबसे पहले, सर्कुलर मोशन में कौन सा फोर्स उसको सर्कुलर मोशन में डालता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। लेकिन जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हो तो इसके लिए रीजन कौन होता है? इसके लिए रीजन होता है मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या है? QBV। बराबर कि नहीं? सिर्फ इस केस में फर्क यह है कि तुम्हारा Q प्रोटॉन का चार्ज है। बराबर बच्चों? बोलो मुझे इस फॉर्मूले को तुम आगे कैसे सॉल्व करोगे? गौर से देखो, ऑप्शन में गौर से देखने के बाद तुम्हें दिखेगा कि इसमें काइनेटिक एनर्जी E लिखा हुआ है, इसमें वेलोसिटी V कहीं पे नजर नहीं आ रहा है।
इसके बाद इसमें कुछ और लिखा है क्या? नहीं। तो तुम्हें इस डेरिवेशन में वैल्यू निकालना है बच्चों, किस चीज का? रेडियस का, आर का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला आर का है। गौर से देखो, ऑप्शन में कहीं पे वी नहीं है और तुम्हारे फॉर्मूले में बाकी सारे लोग हैं। तुम्हें वी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ ई। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 1/2 m × v का स्क्वायर। चलेगा बच्चों? पक्का? इधर बोथ साइड से एक एक वी तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक वी बचेगा, इससे वी का वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो, काम खत्म। बोलो क्या आएगा? ये 2 इधर आएगा तो ट्वाइस ही, उधर क्या बचेगा? एम भी डिवाइड करने को लाओ तो वी का स्क्वायर बचा, बरोबर क्या? तो वी की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी? √2 × ई डिवाइडेड बाय एम। मैंने ई की वी की वैल्यू निकाली क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन में कहीं पे वी लिखा ही नहीं है, बरोबर है। और मुझे निकालना कौन है? आर निकालना है। अब यहाँ पे एक एक वी कैंसिल किया, आर उधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो हमारा आर का फॉर्मूला क्या बन गया? m × v डिवाइडेड बाय क्यू बी। अभी बरोबर है कि नहीं? दिस इज फॉर द m डिवाइडेड बाय क्यू बी इंटू वी, पर वी का फॉर्मूला क्या है? √2 e डिवाइडेड बाय m। चलेगा क्या? इस m को मैं स्क्वायर के अंदर लेके जाऊँ? अंदर क्या होगा? m का स्क्वायर होगा, बरोबर है। तो अंदर जाने के बाद तुमको क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू, बोलो 1 डिवाइडेड बाय क्यू बी बाहर, अंदर होगा 2 × e × m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक m है नीचे, एक एक m कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक m बचेगा, तो ऊपर बचेगा 2 × e × m, नीचे बचेगा क्यू बी। बोलो आंसर। ट्वाइस ई एम अंडर रूट, शायद ये ऑप्शन है, डिवाइडेड बाय क्यू बी, ऑप्शन बी। चलेगा? कोई डाउट है? अब देखो, इसमें मैंने कोई लॉजिक यूज नहीं किया है। मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स है वो होता है क्यू बी। मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन में जाता है, सर्कुलर मोशन का फोर्स होता है mv²/r। दोनों इक्वेट करो, हमने डेरिवेशन करके रखे इसके, इससे रेडियस का फॉर्मूला मिलता है। इसमें क्या करना है? एक वी कैंसिल किया, ये देखो रेडियस का फॉर्मूला, ये तुम्हारा लर्न भी होना चाहिए वैसे तो, लेकिन आंसर में कहीं पे वी नहीं था, आंसर में ई लिखा था, तो मैंने वी को ई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जीरो लॉजिक, और पुट करके कैलकुलेशन किया, सिंप्लीफिकेशन किया। अब तुम जिस एज में, जिस स्टेज में और जितने प्रॉब्लम हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों, यहाँ पे बच्चों की तरह एक्सप्लेनेशन मेरे से एक्सपेक्ट मत करो, एकदम लहान मुलांसारखं, वो करने का टाइम नहीं रहा, अभी तुम्हारा स्पीड आना चाहिए। पढ़ो, क्वेश्चन आंसर निकालो। इन अ साइक्लोट्रॉन फॉर अ गिवन मैग्नेट, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक बाय पॉजिटिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के साथ क्या रिलेशन है? बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या है? mv²/r इज इक्वल टू क्यू बी बी। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट? एक एक वी कैंसिल किया तो क्या मिलेगा? mv डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू क्यू बी, बरोबर। तो बताओ मुझे r क्या हो गया? m × v डिवाइडेड बाय q × b। चलेगा क्या रे? चार्ज पार्टिकल जब मोशन में जाएगा तो उसका मास बदलेगा क्या? उसका चार्ज बदलेगा, जहां पे रखा है वहां की फील्ड बदलेगी, तो क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर इंटू v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ऑप्शन सी। पूछा है किसने था? सीईटी वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। असे प्रश्न पण आपल्या पोरांना परीक्षेला येत नाही, का बरं नाही येत? त्याचं कारण तुम्ही स्वतः शोधा, पढ़ो। एमसेट का क्वेश्चन है तो जबरदस्त है। Assertion: when a proton and a neutron enter into a transverse magnetic field with equal speed, they trace circular path of the equal radius. True की false? क्यों? क्या है फोर्स का फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड में? Q × B × V। प्रोटॉन के लिए तो Q का कुछ तो वैल्यू आएगा, न्यूट्रॉन का Q कितना होगा? 0। व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन? 0। तो दोनों सर्कुलर ट्रैक में नहीं जाएंगे, प्रोटॉन जाएगा न्यूट्रॉन नहीं जाएगा, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। अब रीजन सुन लेते हैं। इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल। पीरियड टाइम पार्टिकल का टी का फॉर्म्युला बताओ। मी शिकवलेत सगळे फॉर्म्युले, रेडियसचा, वेलॉसिटीचा, लिनियर वेलॉसिटीचा, अँग्युलर वेलॉसिटीचा, टाइम पिरियडचा, फ्रिक्वेन्सीचा। तुम्ही परत मला विचारणार, लातच मारेल कंपार्ट्यात, सांगा फॉर्म्युला। 2πm डिवाइडेड बाय क्यू बी। मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस, ट्रू स्टेटमेंट। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन बोलो। असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। चेक करो इसका आंसर क्या लिखा है, बोलो।
In a cyclotron, as a radius of the circular path in the cyclotron, as the radius of circular path of the charged particle increase, angular velocity and linear velocity. बोलो linear velocity और angular velocity दोनों का v के साथ का फॉर्मूला, v का फॉर्मूला या r का फॉर्मूला अभी अभी देखा ना अपने, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और क्या नहीं बताओ मेरे को फॉर्मूला क्या है v r का, इन टर्म्स ऑफ v बताओ, r का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ v क्या है फॉर्मूला? अरे सांगा mv डिवाइडेड बाय qb, बरोबर है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, किसी को डाउट है इसमें? ओके, v का फॉर्मूला जानते हो तुम, r ओमेगा, v का फॉर्मूला क्या है? r इंटू ओमेगा है ना, तो r इज इक्वल टू m इंटू r इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई क्यू बी, आर आर बोथ साइड से कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये q इधर लेके जाएंगे, b इधर लेके जाएंगे, डिवाइडेड बाई m, ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। ओके, अब मुझे बताओ r बढ़ेगा तो v का क्या होगा, ओमेगा का क्या होगा, जल्दी बताओ। both omega and v increases, omega increases, v remain constant, v increases, omega remains constant, and this r के बढ़ने से क्या होगा, v बढ़ेगा। ओके, तो ये तो एक तो ट्रू है कि v इंक्रीजेस, अब ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा डायरेक्टली r के ऊपर डिपेंड नहीं है, बट ओमेगा v के ऊपर डिपेंड है। कैसे बच्चों, फॉर्मूला बताओ तो मुझको क्या है, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, भी एक रिलेशन है ना, सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, v डिवाइडेड बाय r आएगा, बराबर है। आई थिंक v ओमेगा कांस्टेंट ही होना चाहिए, r किस बढ़ने से वो बढ़ेगा ही नहीं ना, तो ओमेगा इज कांस्टेंट, एंड क्योंकि यहाँ पे ये दोनों बदल रहे हैं ना, दोनों में से एक कांस्टेंट नहीं है, ये भी बढ़ता है ये बदलता है, तो इट इज कांस्टेंट। बोलो ओमेगा इज कांस्टेंट एंड v इंक्रीजेस, कहाँ पे ऑप्शन है कैसा, ऑप्शन सी, चेक करो इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बताओ। To which of the following quantities the radius of circular path of a charged particle moving in a right angle to uniform magnetic field is directly proportional? किसको रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या है, v का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, थोड़ी देर पहले देखा हमने, पहले बताओ मुझको v का फॉर्मूला, r का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू m इंटू वी डिवाइडेड बाई q इंटू बी, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, रेडियस किसको प्रोपोर्शनल है, v को प्रोपोर्शनल है, लेकिन v अंडर रूट ई को प्रोपोर्शनल होता है, e का फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर, सो e इज प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर, यू में से v इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ v। अगर मैं v की वैल्यू यहाँ पे डाल दूं तो r इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ v। ओके, तो r e को प्रोपोर्शनल होता है कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल ना, ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड आर बी के साथ कौन सा प्रोपोर्शन में है, इनवर्सली, सो बी इज नॉट करेक्ट। चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज के साथ कौन सा प्रोपोर्शन है, इनवर्सली। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज मोमेंटम, एम इंटू वी, सो पी डिवाइडेड बाय क्यू बी, ऐसा भी लिख सकते हो तुम इस फॉर्मूले को, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या हो गया, अभी दिमाग भागना ही चाहिए बच्चों, एग्जाम करीब आ रही है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। और चार्ज move in a circular path perpendicular to the magnetic field, time period of revolution of the depend on, टी का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, चलो, ट्वाइस पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी, श्योर ना, हाँ बोलो। मास को क्या बोला, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं है क्या बच्चों, डिपेंड है। चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं है क्या, है। मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड है क्या, गौर से देखो फॉर्मूला, पक्का, ऑप्शन चेक करो इसका जरा, बहुत ही सादा सुधा प्रॉब्लम पूछ लिया, आगे पढ़ो। An electron is moving in a circular orbit of radius r in a uniform magnetic field b. Suddenly the field reduced to आधी, radius is double, twice r. कैसे, r is equals to, बोलो फॉर्मूला, m into v divided by qb, r is inversely proportional to b, बराबर ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रिलेशन कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं,
अगर तुम्हारा b डिवाइड बाई 2 है तो r मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। सीखा है ना, मैंने तुमको ये ट्रिक भी सिखाई ना, वो डिवाइड बाई 2 होगा तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। आंसर चेक करो, बोलो। इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, चार्ज, velocity, region where magnetic field exists, circular orbit of radius, then the intensity of magnetic field। बोलो आर का फॉर्मूला बोलो, m इंटू वी डिवाइडेड बाई, बोलो ना, क्यू बी। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, एम वी डिवाइडेड बाई क्यू आर। बोलो m का वैल्यू बोलो, किधर दिया है m का वैल्यू, मास दिया है 9.1 इंटू 10⁻31, बरोबर। v दे के रखा है, कितना है रे v, 10⁻6। चार्ज देके रखा है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, उसके बाद क्या देके रखा है, रेडियस देके रखा है, कितना है 0.2। खत्म कैलकुलेशन। ये तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने वालों को उठा के फेंकना चाहिए नदी में, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। इसको बोलते हैं पुट द वैल्यू एंड गेट द कैलकुलेशन, डू द कैलकुलेशन। खत्म करो, कैलकुलेशन करो। टेन की पावर बताओ पहले, -31 + 6 कितना हो गया, -25, -25 + 19 कितना हो गया, -6, तो 10⁻6। ओके, ऊपर 9.1 है, नीचे 1.6 इंटू 0.1 करो तो 9.6 को लगभग 1.6 से डिवाइड कर लो, अंदाजे करो, चलो 9.6 अपॉन 1.6 अराउंड 6, बराबर है। नहीं, इसको थोड़ा डेढ़ मानो ना, थोड़ी देर के लिए डेढ़ की तरह पकड़ो। 15 पकड़ लिया इसको, 15 6 जा कितने होते हैं, तो ये लगभग 6 आ जाएगा। नीचे 0.2 है तुम्हारा, 0.2 से इसको डिवाइड करो, क्या आएगा ये आंसर तुम्हारा 30 इंटू 10⁻6। ये 0 इधर दे दोगे तो 3 के आजू बाजू में आंसर किधर है, ऑप्शन सी 2.84। चेक करो। A proton beam enter in a magnetic field of 10⁻⁻4 Weber per meter square normally. If the specific charge of the proton is this 10⁻11 coulomb per kilogram and its velocity is this, then the radius of the circular orbit। बताओ फॉर्मूला बताओ, m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ओके, कभी कभी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम पढ़ के समझनी चाहिए। क्या पूछा है उन्होंने, रेडियस पूछा है, गौर से देखो, दी हुई ये वैल्यू 10⁻4 किसकी वैल्यू है बच्चों, बी की वैल्यू है। क्या है बी की वैल्यू, 10⁻4। स्पेसिफिक चार्ज नाम की चीज पता ही नहीं हमको, लेकिन यूनिट को अगर कोई बच्चा गौर से देखे तो ये लिखा रखा है कूलोम किलोग्राम रेज़ टू -1, यानी कि कूलोम पर किलोग्राम। कूलोम चार्ज और किलोग्राम मास का यूनिट है, तो तुम्हें ये क्यू अपॉन एम का वैल्यू देके रखा है। ये कोई नॉलेज नहीं है, ये कोई क्वांटिटी भी नहीं है, ये दिमाग से सोचना पड़ता है। कितना वैल्यू देके रखा है 10⁻11, किसकी वैल्यू है, क्यू अपॉन बी की वैल्यू 10⁻11 है, लेकिन मुझे एम अपॉन क्यू चाहिए, तो उल्टा कर लो 10⁻11, बरोबर क्या। और उसके बाद क्या देके रखा है, वी देके रखा है क्या, 10⁻9। बोलो क्या है आंसर, -11 से 9 गया, 10⁻2, नीचे के +4 100, ऑप्शन ए। करो सॉल्व। बाळांनो, आपण इथे गप्पा मारण्यासाठी येऊन बसलेलो नाही आहे, आणि मी 2-4 पोरांबरोबर प्रॉब्लेम सॉल्व पण नाही करत आहे, सगळ्यांसाठी करतोय ना। A proton is moving with uniform velocity, v दिया है, along y axis under the action of a magnetic field z। ओके, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस, मतलब b और v एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला जो है f का वो सीधा आएगा क्यू बी वी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तुमको, ये b का वैल्यू दिया है, ये v का वैल्यू दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ, द प्रोटॉन स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज नियरली इक्वल टू ई अपॉन एम, रेशियो भी देके रखा है। रेडियस पूछा है तुमको, क्या है रेडियस का फॉर्मूला, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। बी दिया है क्या उन्होंने,
अरे बी दिया है क्या? बी दिया है कि नहीं दिया है? किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड देके रखा है, ई की वैल्यू दी है। सोचो, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत भी अच्छा नहीं है, थोड़ा ही है। A proton moving with uniform velocity 10 raised to 6 along y-axis under the action of a magnetic field along z-axis, an electric field is given 2 into 10 raised to 4 along the negative x-axis. If the electric field is switched off, the proton start moving in a circle of radius. जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड मूव नहीं की थी तब तक तुम्हारा पार्टिकल मोशन में नहीं था, यानी कि एज लॉन्ग एज तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, रुका हुआ था, तब तक तुम्हारे इलेक्ट्रिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस कर रहा था। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है तुम्हारा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक क्या होता है? क्यू इंटू बी इंटू वी। करेक्ट बच्चों? क्यू क्यू दोनों साइड से कैंसल, तो ई की वैल्यू होगी तुम्हारे लिए बी इंटू वी। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब मुझे बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या है? m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी। चलेगा? r इज इक्वल टू m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू, और b का वैल्यू मैं यहां से डालता हूं। क्या आएगा b का वैल्यू बच्चों? e डिवाइडेड बाई वी। v ऊपर जाएगा तो v का स्क्वायर हो जाएगा। क्या अभी तुम्हारे पास सारे वैल्यू है? r इज इक्वल टू मास कितना दिया है? चार्ज पार्टिकल नहीं, मास टू चार्ज रेशो दिया है, डायरेक्ट उल्टा रेशो दिया है, चार्ज टू मास 10⁸ तो ये उल्टा क्या होगा? 10⁻⁻8। हे कळलं ना? आपल्याला त्यांनी ई अपॉन एम ची व्हॅल्यू दिली आहे, म्हणजे चार्ज अपॉन मास, पण आपल्याला मास अपॉन चार्ज हवा है, तो मैं उल्टा केला फक्त। इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना देके रखा है? 10⁻6, उसका स्क्वायर कितना आएगा? 10⁻12, बरोबर ना? स्क्वायर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2 इंटू 10⁻4। तो बोलो आंसर कितना आएगा? वरती पावर 4, खाली पण 4 कैंसल, 0.5। ऑप्शन ए। चेक करो रे आंसर। डन? करो सॉल्व। सॉल्व करा। Two charge particle having charges q1 and q2 and masses m1 and m2 are projected with same velocity in the region of uniform magnetic field. The following trajectory are shown. From this we conclude. बोलो मुझे फॉर्मूला बताओ आर का। q इंटू वी डिवाइडेड बाय m इंटू बी, बरोबर ना? ऐसा नहीं है क्या? तो फिर क्या है? ऐसा है क्या? मेरे को क्या पता है, मैं तो तुम लोग बताते हो उसके हिसाब से काम करता हूं, ठीक है? देखो बच्चों, क्या किया इन दोनों पार्टिकल के लिए उन्होंने? टू चार्ज पार्टिकल, चार्जेस q1 q2 है, मतलब चार्ज उनके अलग है, मासेस m12 है, सेम वेलोसिटी है, v तुम्हारा सेम है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b सेम है। सो r इज इक्वल टू, या r इज प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो तुम लोग, m डिवाइडेड बाई q। अब गौर से देखो इस डायग्राम में, इसकी रेडियस कंपैरेटिवली कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है, तो यहां पे पार्टिकल 1 की रेडियस कम है, पार्टिकल 2 की रेडियस ज्यादा है। एग्री? अबे हाँ या ना? r1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं m1 अपॉन q1, r2 की जगह पे लिख सकता हूं m2 अपॉन q2। नाउ फाइंड आउट योर रिलेशन। जमता है तो बताओ, नहीं तो जाओ। कौन सा रिलेशन ट्रू है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चेक करो आंसर। चला, नीट 2019। आयोनाइज हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, momentum, sorry, entire perpendicular to the constant magnetic field B.
द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, द रेशियो ऑफ देयर रेडिया ऑफ द पाथ इज, बोलो फॉर्मूला बताओ रेडियस का, m इंटू वी डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी, यू में से q इंटू बी, ऊपर मास इंटू वेलोसिटी विच इज मोमेंटम. आयोनाइज हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल विथ सेम मोमेंटम एंटर इनटू पार्टिकल ऑफ कांस्टेंट. सो p सेम है, b सेम है, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू q. बरोबर क्या? r और b का रिलेशन क्या है? तो मुझे बताओ, r ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय r ऑफ अल्फा पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो होगा q ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय q ऑफ, कौन है दूसरा? हाइड्रोजन एटम. चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर कितना होता है? आई डोंट नो. हाइड्रोजन एटम बोला, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम. आयोनाइज हाइड्रोजन एटम मतलब वो प्रोटॉन. हाइड्रोजन एटम है क्या बाय द वे? न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, इसको हाइड्रोजन एटम बोलते हैं. तुमने ये इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो जो प्रोटॉन बचता है दैट इज योर हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का चार्ज तो सिंपल है, प्लस ही. बराबर. अल्फा पार्टिकल का चार्ज बताओ कितना है? +2 है या +4 है? अब मुझे नहीं पता, तुमको पता है पक्का? श्योर? तो तुम्हारे हिसाब से आंसर 2 है, ऑप्शन सी. चेक करो, अबे चेक तो कर. पक्का? अरे बरोबर है क्या? अल्फा पार्टिकल की डेफिनेशन क्या? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस. अबे बरोबर क्या नहीं? अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस ना. व्हाट? अल्फा पार्टिकल काय असतो? केमिस्ट्री शिकतायत ना. व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एंड प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन. अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस, उसके अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर 2 चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज उसका 2 होता है. ठीक है. मास जो है उसका हाइड्रोजन के 4 गुना ज्यादा होता है और चार्ज जो होता है उसके डबल होता है. अल्फा पार्टिकल का मास हाइड्रोजन के 4 गुना ज्यादा और चार्ज डबल होता है. अल्फा पार्टिकल इज हेलियम न्यूक्लियस. डन. क्वेश्चन की साइज देखो बच्चों, साइज का इश्यू नहीं था, नॉलेज का इश्यू था. जिसको नॉलेज था नहीं उसका आंसर ही नहीं आता. क्या अदरवाइज इस क्वेश्चन में नीट में पूछ के दम है. कॉल करा यही मेंस 2018. An electron, a proton and an alpha particle, electron, proton and alpha particles having same kinetic energy are moving in a circular orbit of radius respectively. The uniform magnetic field B, बोलो फॉर्मूला बताओ R का. mv डिवाइडेड बाय qb. लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखा है. उन्होंने बोला सेम एनर्जी है, तो आपको v के जगह पे v का वैल्यू डालना पड़ेगा. बोलो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी v का वैल्यू. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 m इंटू वी स्क्वेयर. अबे है ना, तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर रूट. पुट करो यहाँ पे, कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा 2 इंटू एम इंटू ई, या के लिखा है मैंने यहाँ पे, डिवाइडेड बाय क्यू बी. ये फॉर्मूला समझा तुमको? ये थोड़ी देर पहले भी किया था अपन ने. फॉर्मूला ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. उन्होंने बोला बी सेम है, उन्होंने बोला के सेम है, तो आर जो है प्रोपोर्शनल हो गया √m डिवाइडेड बाय क्यू को. चलेगा? किसी को डाउट है इसमें? पक्का डाउट नहीं है. अब तुम मुझे बताओगे ये जो 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों के बारे में m/q का रेशियो किसके लिए आता है? कौन कौन है? चार्ज है, उसके बाद क्या है बच्चों? सॉरी, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है
और अल्फा पार्टिकल है। कौन मुझे बताएगा इनका रेशो कैसे आएगा, किसके लिए ज्यादा आएगा किसके लिए कम आएगा? इसका मास मैंने यम माना और इसका चार्ज मैंने ई माना। इसका मास कितना होता है? 1836 टाइम ऑफ यम। इलेक्ट्रॉन के मास के 1836 गुना, और चार्ज होता है सेम। अल्फा का मास कितना होता है? प्रोटॉन के मास के 4 गुना होता है लगभग। तो मैं इसको कहता हूं 4 टाइम, इसको मैं एमपी भी लिखता हूं चाहे तो यहाँ पे 4 टाइम एमपी, और चार्ज होता है डबल। आता तुमचं डोकं वापरा आणि बघा कोणता रेशो कोणासाठी काय. फक्त यांचा रेशो काढा, झाला ते स्क्वेअर रूट पण सोडून द्या. आपल्याला फक्त अंदाजे व्हॅल्यू काढायचे आहेत. मला सांगा हे दोघं व्हॅल्यू सारखे येतील का? इकडे एमपी अपॉन ई जे येईल, इकडे ट्वाइस एमपी अपॉन होईल. म्हणजे इकडे काय होईल रेशो तुमचा? जर रेशो काढला तर एम अपॉन ई होईल इकडे, आणि इकडे किती होईल रे? 2 टाइम एम अपॉन ई होईल डिव्हिजन केलं तर, बरोबर ना? म्हणजे अल्फाचं स्पीड बीटाच्या डबल आहे. पुढे दिसतंय तुम्हाला अल्फाचं बीटाचं स्पीड डबल. इथे इक्वल आहे, इथे इक्वल आहे. अल्फाचं स्पीड बीटाच्या डबल आहे, जास्त है इथेच दिसतंय एका ठिकाणी. और ये देखो इसका मास ही बहुत कम है, बराबर कि नहीं? तो इतने छोटे नंबर को तुम किसी से डिवाइड करोगे तो एनीवे कम आने वाला है. तो ऑप्शन ए चेक करो. अच्छा डी ऐसा पक्का? A electron and a proton and alpha particle having the same kinetic energy and moving with circular orbit of radius this respectively in uniform magnetic field, the relation between. फॉर्मूला एक बार चेक कर लो तो जरा. अल्फा पार्टिकल का मास चेक करो, डबल तो नहीं है, 4 टाइम ही है. करो ना मास चेक करो ना. अल्फा पार्टिकल गूगल करो, अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के डबल तो नहीं है ना? खाली कर तुझे फोन में चेक कर. ओए अरे जल्दी चेक करो ना. वो टाइम ही है ना? तो फिर हम गलत क्या कर रहे हैं? अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई क्यू ही होना चाहिए ना. दोनों का वैल्यू सेम किधर आएगा? करके देखो तो जरा, बोलो मुझे. आर का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट नंबर है, इंटू अंडर रूट एम डिवाइडेड बाई क्यू है. प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू कितना आएगा? के इंटू प्रोटॉन का मास से एम पी डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का चार्ज से ई, से इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अल्फा पार्टिकल की वैल्यू क्या आएगी? के इंटू कॉन्स्टेंट. ठीक है. 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई. बरोबर येणार रे. रूट कोण काढेल त्याचं? चार का रूट कितना आएगा? 2 टाइम एम पी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ई. 2 गेट कैंसल. के इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय ई, इक्वेशन नंबर 2. वो स्क्वायर रूट को अपन ने इग्नोर कर दिया, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा, उसका क्या. सो दे आर इक्वल. रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ बीटा प्रोटॉन्स आर सेम. ओके, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हो गया कट. अब रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो नेचुरली इस दोनों से भी वो रेडियस कम आएगी. इलेक्ट्रॉन के लिए भी फॉर्मूला क्या आएगा? मास आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आएगा. चार्ज भी आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है. अगर मैं प्रोटॉन के साथ कंपेयर करूं तो देखो, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का, अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूं, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो उनके इसमें ये सीधा सीधा मास को प्रोपोर्शनल है. जिसका मास ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा.
क्योंकि चार्ज तो दोनों की सेम ही है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही प्रोटॉन के ऊपर है, तो उसके लिए इवन क्यू भी कांस्टेंट हो गया। तो उसके लिए रिलेशन क्या हो गया, सिर्फ रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू ओनली मास, बरोबर ना। तो मास प्रोटॉन का ज्यादा, उसकी रेडियस ज्यादा, और अल्फा पार्टिकल के साथ इक्वल है, सो योर ऑप्शन मस्ट बी डी। कभी कभी इंसान आलसीपणा कर लेता है ना, तर आपण खूपच पटापट सोडवतो तो, म्हणतो त्याच्या चारचं स्क्वेअर रूटच काढलं नाही आपण, फॉर्मूले तक तो सही था सब कुछ। ठीक है बच्चों, as this question is asked in CET, I personally think इसका कोई वैल्यू नहीं है।